Yesterday I discussed the how we can create the store procedure. So I already shared the PPT. So just you can go with the PPT or theoretically part is mentioned. So creating the store procedure, we have the command create procedure, and we can give the any of the procedure name. After that, as is mandatory. So begin is not mandatory. So suppose if you daily basis you writing some code to display some the output, and do you want to save this code into the store procedure. So what we need to do, if you executing this one again, if you daily basis you executing, you need to execute, open the code and in execute. But if you create the store procedure, uh, the code will be saved within the store procedure, and next time you need to just execute the store procedure in anywhere, like you other user also, other developer also, client also. So if they execute only this store procedure, uh, the code whatever the mention within the store procedure, that will be saved here. Okay. Okay, sir. So this is the without parameter. So without parameter store procedure, but we have parameter store procedures also. Parameter store procedures also. So suppose if you for parameter store procedure, we need to pass the declare the one variable like employee ID as begin. So set no count is basically used to, if you retrieve, you can see is 6 row affected, 4 row affected. So do not, if you not want to print, then we need to use the set no count on. So basically this is using for the increase the performance of the code. So we pass the one, use the one parameter as a employee ID. So we put it as a employee ID equal to at the rate employee ID. तो उससे क्या होगा कि जो भी employee ID हम पास करेंगे उसी का आउटपुट देगा, तो हर एक बार में कोड को अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये स्टोर प्रोसीजर को जब हम क्रिएट करते हैं, तो एक स्टोर प्रोसीजर को क्रिएट करने के बाद अब यहाँ क्रिएट हो गया, तो यदि हम एम्प्लॉय आईडी का 1 का इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पास करेंगे तो 1 का इन्फॉर्मेशन आएगा। यदि कोई डेवलपर या कोई यूजर इसी को एग्जीक्यूट करता है, जो एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे 3 पास की है, तो क्या हुआ, ये 3 का इंफॉर्मेशन दे रहा है। ऐसे ही 4 पास किए तो ये 4 का इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो हमें बाद में कोड को अपडेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। ये स्टोर प्रोसीजर का रीयूजेबिलिटी होता है कोड को, और ये एग्जीक्यूशन प्लान जो फर्स्ट टाइम जो एग्जीक्यूट हुआ है वही एग्जीक्यूशन प्लान यूज होता है। इसीलिए स्टोर प्रोसीजर ये फास्टर होता है मेन जनरल क्वेरी से। तो टू पार्ट कल हम लोग ज़्यादा डिस्कस नहीं किए थे, टू पार्ट डिस्कस किए थे। आज हम लोग और उसके पार्ट को कंप्लीट करेंगे, समझे? तो ज़्यादा कुछ का कवर नहीं हुआ था कल। ओके। अच्छा सर, एक चीज पूछनी थी कि जब हम स्टोर प्रोसीजर पैरामीटर्स के साथ में रन करते हैं तो पैरामीटर्स का सिर्फ रोज हमें बताती ना कि रोज के हिसाब से फिल्टर हो जाती हैं कि ये वाला हमारा वेरिएबल है, हाँ पैरामीटर है। हाँ हाँ हाँ, तो यस। ये हम्म, तो जो भी पैरामीटर आप यहाँ पे यूज करेंगे उसके बाद यहाँ पे फिल्टर करेंगे। तो बेसिकली स्टोर प्रोसीजर जब रन होता है तो यहाँ पे जो भी वैल्यू पास करता है वो यहाँ पे आता है, और यहाँ पे फिल्टर, जो भी यूज किया हुआ फिल्टर उसको फिल्ट्रेशन कर देता है। तो ओके। यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी की हमने क्या वैल्यू दी हुई है, हमको सिर्फ ये बताना है। एम्प्लॉयड दिया हुआ है हम लोग। तो ये तो कॉलम हो गया ना सर। कॉलम एम्प्लॉय आईडी का हम लोग फिल्टर, जैसे कि सपोज एक कोड है, यहाँ पे हम बताते हैं, एक कोड है। तो यहाँ पे क्या है, फिल्टर करने के लिए यदि ये वेयर कंडीशन एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू हम 2 डालते हैं, तो जो एम्प्लॉय आईडी 2 का रहेगा उसी का इंफॉर्मेशन आएगा, राइट?
तो वैसे ही ये कॉलम नहीं है, ये वैल्यू होता है। पैरामीटर जो पास करते हैं ना, ये वैल्यू होता है जो फिल्ट्रेशन के लिए यूज होता है, डेटा फिल्टर के लिए। ओके ओके। तो इसकी वैल्यू हमने कहाँ दी थी, इफ यू डोंट माइंड मैं आस्किंग, कि कहाँ रखा हुआ है ये @employee ID की वैल्यू हमने कहाँ दे रखी है? ये वैल्यू जो भी नया वैल्यू पास करेंगे वो वैल्यू यहाँ पे फिल्ट्रेशन में होगा। जैसे ये वेरिएबल ये डिक्लेयर किए हुए हैं, तो ये पैरामीटर में जब भी हम पास करते हैं तो वही वैल्यू यहाँ पे, सपोज आप यहाँ पे 4 पास किए, तो ये ऑटोमेटिकली स्टोर प्रोसीजर यहाँ पे क्या करेगा, 4 पुट कर देगा, क्योंकि ये वेरिएबल के जगह हम वैल्यू पास कर रहे हैं। यहाँ पे जो वेरिएबल यूज किया हुआ है ना, एम्प्लॉय आईडी, उसी की जगह हम लोग वैल्यू पास किए हुए हैं। ठीक है सर। तो ये सिर्फ डेटा के एक्सट्रैक्शन के लिए ही यूज हो सकता है, या हम इससे टेबल हम क्रिएट भी कर सकते हैं? हाँ, टेबल भी क्रिएट टेबल कर सकते हैं, डेटा भी इंसर्ट कर सकते हैं, और डेटा को अपडेट भी कर सकते हैं। मतलब सब सारे ऑपरेशन जितने भी करते हैं ना, सारे ऑपरेशन स्टोर प्रोसीजर के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है सर। ओके। हेलो शिखर। यस यस सर, गुड मॉर्निंग। या मॉर्निंग। सो हम लोग स्टोर प्रोसीजर कल स्टार्ट किए थे, तो वही मैं डिस्कस किया था जो हम लोग कल कवर किए थे। तो अभी और स्टोर प्रोसीजर को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो बेसिकली कल हम लोग पैरामीटराइज स्टोर प्रोसीजर और नॉन पैरामीटराइज स्टोर प्रोसीजर कवर किए थे। तो आज उसी का एडवांस कुछ और स्टोर प्रोसीजर को हम लोग क्रिएट करते हैं। तो ये टेबल है, टेबल स्टूडेंट, ऑलरेडी ये टेबल क्रिएटेड है। तो लेट मी फर्स्ट ड्रॉप दिस टेबल। तो स्टोर प्रोसीजर में हम लोग कल ओनली देखे थे इनपुट पैरामीटर। तो स्टोर प्रोसीजर में हम लोग एक स्टोर प्रोसीजर क्रिएट करते हैं जिसको आउटपुट पैरामीटर डिक्लेयर करते हैं। तो बेसिकली जब भी कोई बाय डिफॉल्ट कुछ भी इन डेटा टाइप के बाद कुछ भी नहीं लिखते हैं, तो ये इनपुट पैरामीटर होता है। बट आपको आउटपुट पैरामीटर के लिए डेटा टाइप के बाद जब वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे आउट लिखना पड़ेगा। तो ये बेसिकली ये वैल्यू आप इनपुट नहीं कर सके, करना है इसको, ये वैल्यू को क्या करेगा, आउटपुट देगा। तो वैसे ही हम लोग यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर किए हुए स्टूडेंट आईडी INT। तो जब हम लोग स्टूडेंट आईडी पास करेंगे, तो स्टूडेंट नेम, कंप्लीट स्टूडेंट नेम, ये आउटपुट पैरामीटर देगा। तो इसको सेम स्टूडेंट नेम में हम लोग क्या कर रहे हैं, फर्स्ट नेम लास्ट नेम इसमें असाइन कर रहे हैं वैल्यू। एक टेबल स्टूडेंट है जो अभी मैंने क्रिएट किया। तो हम यदि एम्प्लॉय ID 2 पास करेंगे, तो मुझे आउटपुट में देगा पंकज कुमार। यदि हम 4 पास करेंगे तो वो देगा मनीष कुमार। तो डिक्लेयर करते हैं वैल्यू। तो इसको जब हम स्टोर प्रोसीजर को क्रिएट करते हैं, तो इसका थोड़ा सा मेन अदर स्टोर प्रोसीजर क्या होता था कि सिंपली हम लोग एग्जीक्यूट एंड पैरामीटर पास कर देते हैं। बट थोड़ा सा इसका एग्जीक्यूशन स्टेप डिफरेंट होता है। तो एग्जीक्यूशन स्टेप के लिए आपको यहाँ पे फिर से वही वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा जो स्टूडेंट नेम है। सो जो जो भी स्टूडेंट नेम है, वही वेरिएबल फिर से डिक्लेयर करना पड़ेगा। और आपको सर यहाँ जो आउट पैरामीटर आपने यहाँ पे दिया हुआ है, हाँ सर ये आउट पैरामीटर हम किस लिए देते हैं? ये इनपुट पैरामीटर होता है। तो इनपुट पैरामीटर में कुछ मैंडेटरी नहीं है। तब जब भी आप आउटपुट पैरामीटर यूज करेंगे, तो उसमें आपको आउट देना मैंडेटरी है। तो बेसिकली
ये पैरामीटर हम पास नहीं करेंगे, स्टूडेंट नेम हम पास नहीं करेंगे, ये स्टूडेंट नेम में हमें वैल्यू मिलेगा, ये आउटपुट हमें मिलेगा, इसीलिए आउटपुट पैरामीटर यूज होता है। स्टोर प्रोसीजर का रियल टाइम में 5 to 7% ही एक कॉन्सेप्ट यूज होता है, बट समटाइम्स कभी रिक्वायरमेंट में आ जाता है कि हमको आउटपुट पैरामीटर स्टोर प्रोसीजर यूज आउट किया। पैरामीटर पता है सर, तो ये सर सॉरी मेरे को ये सॉरी मेरे को ये आउट नहीं मालूम है, तो ये आउट इसमें क्या डालेंगे, तो ये क्या चीज है एग्जैक्टली? ये आउटपुट पैरामीटर ये बेसिकली जो पैरामीटर हम लोग, एक होता है इनपुट पैरामीटर जिसमें हम लोग वैल्यू पास करते हैं, और एक होता है आउटपुट पैरामीटर जिसमें हम लोग को रिजल्ट देता है। तो जब भी हमको रिजल्ट लेना है तो हम लोग आउट यहाँ पे पास करेंगे, समझे? अच्छा ठीक है सर, मतलब जब भी हमें आउटपुट चाहिए रहेगा तो हम इसमें आउट डालेंगे यहाँ पर। हाँ, और जब आपको इनपुट पुट करना है, पैरामीटर वैल्यू पास करना है, तो हम लोग ये इनपुट पैरामीटर होता है। int is input sir, it's not नहीं नहीं, integer। नो ये इंटीजर है, अच्छा ठीक है ठीक है। ये डेटा टाइप है। शिखर, समझ में आया? सर समझ में आ गया। मेरे पूछने का क्वेश्चन ये था कि एक से ज्यादा आउटवर्ड कीवर्ड यूज कर सकते हैं? हाँ, एक से ज्यादा यूज कर सकते हैं। मल्टीपल? हाँ, मल्टीपल कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसका एग्जीक्यूशन के लिए हम लोग इसको डायरेक्टली एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हैं आउटपुट पैरामीटर वाले को, तो उसके लिए भी हम लोग एक वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा। और वेरिएबल डिक्लेयर करने के बाद यहाँ पे हम लोग जैसे एम्प्लॉय आईडी 3 पास किए, वही भी वेरिएबल यहाँ पे पास करना पड़ेगा, और यहाँ पे आउट लिखा जाता था, और यहाँ पे एग्जीक्यूशन के टाइम आउटपुट लिखना है। तो इंटरव्यू में बहुत क्वेश्चन पूछते हैं कि कैन यू क्रिएट द सैंपल स्टोर प्रोसीजर फॉर द आउटपुट पैरामीटर एंड राइट डाउन द एग्जीक्यूशन पार्ट एज वेल। तो यहाँ पे समटाइम्स स्टूडेंट मिस कर जाते हैं, डायरेक्टली क्या करते हैं वो एग्जीक्यूट कर देते हैं सेम लाइक दी ओनली इनपुट पैरामीटर। तो स्टूडेंट नेम यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर किया, तो यहाँ पे स्टूडेंट नेम वही स्टूडेंट नेम पास करना है, और यहाँ पे आपको क्या करना है, आउटपुट। और यहाँ पे आपको सेम स्टूडेंट नेम को सिलेक्ट कर लेना है, प्रिंट कर लेना है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे 3 पास किया, तो यहाँ पे जब टेबल को हम लोग देखेंगे तो 3 का एम्प्लॉय आईडी का, स्टूडेंट आईडी का है अमित सिंह, तो हम लोग 3 पास किए हैं, तो जो आउटपुट में देगा वो आपको प्रिंट करेगा अमित सिंह। ओके, तो आप यहाँ पे देखें अमित सिंह प्रिंट कर रहा है। तो ये बेसिकली इनपुट पैरामीटर एम्प्लॉय आईडी है। जैसे यहाँ पे आप 2 चेंज करोगे तो आउटपुट में जो भी नेम रहेगा उसका कंप्लीट नेम देगा, जैसे पंकज कुमार। तो ये हमें आउटपुट पैरामीटर है। तो ये आपको रिमेम्बर करना है कि इसका थोड़ा सा एग्जीक्यूशन पार्ट डिफरेंट होता है। तो जैसे कि अभी शिखर बोला था कि कैन वी डू मल्टीपल आउटपुट पैरामीटर, उसी का एक एग्जांपल है। तो यहाँ पे स्टूडेंट नेम पास करेंगे तो हमें मल्टीपल आउटपुट चाहिए, स्टूडेंट नेम और उसका ईमेल एड्रेस भी चाहिए ये आउटपुट पैरामीटर। तो सेम यहाँ पे हम लोग स्टूडेंट नेम ले रहे हैं और उसका ईमेल एड्रेस ले रहे हैं। तो ये प्रोसीजर को जब हम क्रिएट करेंगे तो अब हमको 2 वेरिएबल को डिक्लेयर करना पड़ेगा, एक स्टूडेंट नेम, एक स्टूडेंट ईमेल। तो जितने आउटपुट पैरामीटर रहेंगे उतना वेरिएबल आपको डिक्लेयर करना है, और यहाँ पे उतने वेरिएबल डिक्लेयर जो भी किए हैं वहाँ पे आउटपुट, और आउटपुट यहाँ पे पास करना है। तो मैं यहाँ पे सपोज सिलेक्ट वन आउटपुट पैरामीटर में एम्प्लॉय आईडी 1 पास किया, तो मुझे कंप्लीट नेम और उसका ईमेल एड्रेस देगा, जैसे विवेक जौहरी और vivek@abc.com। ओके, सो शिखर समझ में आया? गीतांजलि? सर जो एग्जीक्यूट डाला है आपने कमांड, हाँ गेट हाँ स्टूडेंट नेम इन आउटपुट वेरिएबल का, हाँ, सर ये ये मेन हाँ इनपुट में कुछ में नहीं करना, आउटपुट में आपको आउटपुट कीवर्ड लिखना मैंडेटरी है। तो स्टोर प्रोसीजर समझ सकता है कि ये आउटपुट पैरामीटर है,
हर एक जगह आपको स्टोर प्रोसीजर को बताना पड़ेगा कि ये आउटपुट पैरामीटर है। सर यहाँ पे अगर 1 पास नहीं करें तो एरर आएगा? हाँ, 1 नहीं पास करोगे तो एरर आएगा। मैं अभी नेक्स्ट में बताने वाला हूँ कि कैसे कोई भी पैरामीटर को मैंडेटरी नहीं बनाते हैं। यहाँ पे आप नहीं पास करोगे ना 1, तो ये आपको एरर थ्रो करेगा। सबसे पहले तो ये यहाँ पे कुछ वैल्यू यहाँ पे तो इसको पास करोगे तो ये वैल्यू को ये लेगा ही नहीं। पैरामीटर डिक्लेयर आउटपुट पैरामीटर बट द एक्चुअल पैरामीटर पास इन द रिक्वायर्ड आउटपुट पैरामीटर। ये बेसिकली स्टूडेंट नेम को पहले इनपुट पैरामीटर के जगह ले रहा है, तो आपको इसको चेक करना है तो आप नल भी यहाँ पे डाल सकते हैं। तो हम अभी नेक्स्ट में ही बताएंगे कि कोई भी पैरामीटर को मैंडेटरी कैसे बनाते हैं, समझे? सर मेरे को एक चीज़ पूछनी थी कि इसमें जब हम ये इसकी वैल्यू डालते हैं, फॉर एग्जांपल अभी हमने 1 डाली थी और फिर उसको रिमूव कर दी, तो हाँ, ये एग्जैक्टली 1 क्या होती है सर? वैल्यू ये दो नंबर होता है कि नहीं, ये 1 होती है एम्प्लॉय। यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी में स्टूडेंट आईडी है, इसमें स्टूडेंट आईडी है, ये स्टूडेंट आईडी है। 1 2 3 पास कर रहे, समझे? और पिछला में जो आपको दिखाया था वो एम्प्लॉय आईडी था, समझे? ठीक है सर, तो आइडेंटिफायर का जो वैल्यू है उससे पिकअप कर हाँ लेगा। हाँ हाँ हाँ, वही पे पिकअप करना है। आप यहाँ पे जो एम्प्लॉय आईडी अवेलेबल नहीं रहेगा वो आप यहाँ पे पास करोगे तो कोई भी वैल्यू नहीं रहेगा। जैसे कि सपोज यहाँ पे हम लोग पास कर रहे थे, तो इस टेबल में ओनली 5 एम्प्लॉय है, मैं लेट मी पास 8, तो कुछ भी आउटपुट नहीं आएगा क्योंकि 8 एम्प्लॉय आईडी टेबल में है ही नहीं, नल नल आएगा। ओके। सर हम चाहे नल की जगह मैसेज प्रिंट कराना तो करा सकते हैं। हाँ हाँ, मैसेज प्रिंट करा सकते हैं, कल मैं जैसे बताया था ना वैसे ही। वैसे ही। तो बेसिकली जब भी कोई भी आप एक्स्ट्रा प्रोसीजर क्रिएट करते हो तो नॉट मैंडेटरी पैरामीटर, सपोज मैं एक टाइम के लिए इसको मैं यहाँ पे हटा रहा हूँ। मैं फर्स्ट नेम मैं एक स्टोर प्रोसीजर क्रिएट कर रहा हूँ। तो जब भी स्टोर प्रोसीजर क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डेटा टाइप हम लोग पास कर रहे हैं फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और स्टूडेंट ईमेल। तो यहाँ पे जब भी ये पास कर रहे हैं तो वो एक बेसिकली स्टोर प्रोसीजर के थ्रू क्या कर रहे हैं, एक टेबल में इंसर्ट कर रहे हैं। जो टेबल स्टूडेंट है, जो भी आप पास करोगे तो डेटा वहाँ पे इंसर्ट होगा स्टोर प्रोसीजर के थ्रू। तो इफ यू एग्जीक्यूट यहाँ पे इसको स्टोर प्रोसीजर को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, आप एक टेबल को सबसे पहले देखिए, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टीएमपी टेम्प टेबल स्टूडेंट। तो अभी गीतांजलि का जो क्वेश्चन था स्टार्टिंग में कि स्टूडेंट के स्टोर प्रोसीजर के थ्रू हम लोग टेबल को डेटा को इंसर्ट भी कर सकते हैं क्या? तो हाँ, हम लोग कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट नेम यहाँ पे हम लोग जो स्टोर प्रोसीजर क्रिएट किए हैं, स्टूडेंट फर्स्ट नेम, स्टूडेंट लास्ट नेम, स्टूडेंट ईमेल एड्रेस। सो जब भी यहाँ पे हम लोग पास करेंगे, एग्जीक्यूट कमांड आप यहाँ पे पास कीजिए, तो ये नल वैल्यू यहाँ पे क्या करेगा, डेटा को इंसर्ट करेगा। तो टेबल के थ्रू इसको हम लोग कोई भी टेबल को यहाँ पे देख रहे हैं, मुकेश की जगह क्या किया, ये नल वैल्यू इंसर्ट कर दिया। तो जब भी कोई भी एग्जीक्यूट करते हैं स्टोर प्रोसीजर को, तो बेसिकली क्या करता है कि जो भी स्टोर प्रोसीजर का पैरामीटर होता है वो पैरामीटर पास करता है। तो लाइन 1 से क्या होता है, वो एग्जीक्यूशन स्टार्ट करता है, ये इसमें वैल्यू असाइन कर देता है। तो जब जैसे कि मैं मुकेश फर्स्ट नेम, मुकेश स्टूडेंट लास्ट नेम एंड स्टूडेंट ईमेल यहाँ पे पास किए, मुकेश नल mukesh87gmail.com। तो ये वैल्यू को यहाँ से पिकअप किया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आता है एज बिगिन। उसके बाद जो भी यहाँ पे लॉजिक यूज किया हुआ रहता है वो लॉजिक यहाँ पे आता है। तो यहाँ पे
डेटा टेबल में इंसर्ट हो रहा है, तो फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, तो फर्स्ट नेम के जगह जो वैल्यू पिक करके लाया मुकेश, तो यहाँ पे मुकेश इंसर्ट किया, यहाँ पे स्टूडेंट का लास्ट नेम इंसर्ट किया, उसके बाद ईमेल एड्रेस इंसर्ट किया। अब जैसे ही अगेन आप एग्जीक्यूट करोगे, सपोज आप कर रहे हो शिखर, यहाँ पे डेटा को चेंज कर रहे हो, शिखर यहाँ पे चेंज किए, आपने लास्ट नेम क्या किया, रमन यहाँ पे डाला, तो आप कुछ भी मेल आईडी डालो, जैसे एस रमन, तो अगेन एक एग्जीक्यूट होगा, तो ये वैल्यू को यहाँ पे अगेन असाइन करेगा जितने भी पैरामीटर है, और उस वैल्यू को फिर से यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में लाएगा और डेटा को इंसर्ट करेगा। तो बैकएंड में जितने बार एक कोड एग्जीक्यूट होते हैं, उतने बार ये सारे जितने भी कोड स्टोर प्रोसीजर में होते हैं और लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होते हैं। इसलिए, और जो एग्जीक्यूशन प्लान जो यूज करता है स्टोर प्रोसीजर, वो फर्स्ट टाइम जो क्रिएट करता है स्टोर प्रोसीजर बैकएंड में, वो हम लोग देख नहीं सकते हैं, बट वो अगेन वही यूज करता है और डेटा को इंसर्ट करता है। तो गीतांजलि, वो क्वेश्चन क्लियर हो गया राइट, कि हम हाँ लोग जी सर, वो क्लियर तो हो गया। एक बस छोटी सी मेरे को थोड़ा सा डाउट था कि जैसे हमने एक रो जो है स्टूडेंट रिकॉर्ड की इस तरह से डाली, लेकिन अब मुझे अगर मल्टीपल डालनी है तो मैं हर बार हाँ जितनी भी मुझे हाँ, रिकॉर्ड डालने सब में नहीं एग्जैक्ट नहीं इंसर्ट रिकॉर्ड। नहीं, मल्टीपल डालने के लिए वो क्वेश्चन कल शिखर का था, तो उसका आंसर आपको कल नेक्स्ट क्लास में मिलेगा। वो हम लोग फंक्शन के थ्रू डेटा को पहले स्प्लिट करना है, जैसे कि मैं यहाँ पे 100 नेम डाल दिया, लाइक 100 फर्स्ट नेम, 100 लास्ट नेम, और लाइक बहुत सारा मेल आईडी है टेबल में, तो एक साथ हम लोग कर सकते हैं। तो उसमें क्या करेंगे, जो भी वैल्यू रहेगा वो टेबल में रहेगा तो इजीली हो जाएगा। और यदि आपको आ, वो कॉमा सेपरेटेड पास किया हुआ रहेगा, बेसिकली यूजर कॉमा सेपरेटेड ही देता है, तो उसको फंक्शन के थ्रू कॉमा सेपरेटेड को स्प्लिट करना पड़ता है टेबल वैल्यू में, उसके बाद वो डेटा को इंसर्ट करते हैं। तो बेसिकली वो फंक्शन जब पढ़ेंगे ना, तो हम आपको बताएंगे फंक्शन में, फंक्शन स्टोर प्रोसीजर में फंक्शन कैसे यूज करते हैं। ओके, ओके थोड़ा सर। सा वेट करना पड़ेगा, वो मैं बताऊंगा, वो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कोई क्वेश्चन शिखर? नो सर, एक था कि इसका यूज हम करते हैं, अदरवाइज ग्राफिकली ज्यादा यूज करते हैं टेबल, किसका, स्टोर प्रोसीजर का? जैसे केवल डेटा स्टोर करने के, इंसर्ट करने के लिए। डेटा इंसर्ट करने के लिए बहुत ही कम, मीन्स 1-2% भी यूज नहीं होता है। समटाइम्स क्या करता है, यूजर डेटा दे देता है इसमें शीट में, समझे, एक्सेल शीट में, या ज़्यादातर नोटपैड में होते हैं, तो उसको हम लोग डायनेमिक एसक्यूएल के थ्रू डेटा इंसर्ट करते हैं। तो स्टोर प्रोसीजर में इंसर्ट इंसर्ट का ज़्यादा यूज नहीं होता है, बट मैं बता दिया कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, कभी कभी इंटरव्यू में पूछ भी देते हैं। ओके। ओके, फिर मैं एक स्टोर प्रोसीजर में यू कैन क्रिएट, यू कैन कॉल अनदर स्टोर प्रोसीजर ऑल्सो। ये मैं 2 आउटपुट पैरामीटर का तो डिस्कस किया था। हाँ, ये सो कॉल मल्टीपल स्टोर प्रोसीजर, तो एक विद इन वन स्टोर प्रोसीजर यू कैन कॉल मल्टीपल स्टोर प्रोसीजर एज वेल। लाइक फॉर एग्जांपल, मैं एक स्टोर प्रोसीजर क्रिएट किया हुआ पैरामीटर एग्जांपल 1, जिसमें बेसिकली सेम एम्प्लॉय आईडी का इंफॉर्मेशन देता है। तो आप जब भी सेकेंड स्टोर प्रोसीजर क्रिएट करते हो और आपको रिक्वायरमेंट है कि दूसरे स्टोर प्रोसीजर को विद इन वन स्टोर प्रोसीजर में कॉल करने के लिए, तो वहाँ पे सिंपली आप वो स्टोर प्रोसीजर को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो बेसिकली ए स्टोर प्रोसीजर का भी पैरामीटर एम्प्लॉय आईडी है, बट और इस स्टोर प्रोसीजर का भी
जो इनपुट पैरामीटर है वो एम्प्लॉय आईडी ही है। तो बेसिकली यहाँ पे जब एम स्टोर प्रोसीजर कॉल होगा तो ए स्टोर प्रोसीजर भी कॉल होगा सेम एम्प्लॉय आईडी से। तो आप मल्टीपल स्टोर प्रोसीजर को भी मतलब मोर देन कोई लिमिट नहीं है, आप 100 टू 100 स्टोर प्रोसीजर को विद इन स्टोर प्रोसीजर में आप क्रिएट कॉल कर सकते हैं। कॉल मीन्स दी यू एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ओके कैसे कॉल कर रहे हैं सर ये एक स्टोर प्रोसीजर से दूसरे स्टोर प्रोसीजर को? ए स्टोर प्रोसीजर क्रिएट हो रहा है पैरामीटर एग्जाम्पल 2, उसी स्टोर प्रोसीजर में मैं ए स्टोर प्रोसीजर पैरामीटर एग्जाम्पल 1 को हम लोग क्या कर रहे हैं, एग्जीक्यूट कर रहे हैं बाय यूजिंग दी एम्प्लॉय आईडी। सर जो यहाँ पे अगर इनपुट पैरामीटर डिफरेंट हो तो वर्क करेगा? इनपुट पैरामीटर डिफरेंट है तो आपको वो वैल्यू आपको कहीं से आपको जैसे यहाँ पे सपोज इसका इनपुट पैरामीटर डिपार्टमेंट आईडी है, तो आप डिपार्टमेंट आईडी आपको सबसे पहले लेना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल सपोज एक ए पैरामीटर में इसी का मैं एग्जांपल 2 का है, तो इसका पैरामीटर यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी है। बट सपोज दूसरा एक स्टोर प्रोसीजर क्रिएट करते हैं जिसका मैं इनपुट पैरामीटर चेंज कर देता हूँ, तो आप इनपुट पैरामीटर कैसे करेंगे? सपोज एग्जांपल ये 3 में क्रिएट कर रहा हूँ स्टोर प्रोसीजर, इसका मैं इनपुट पैरामीटर डिपार्टमेंट आईडी कर देता हूँ। डिपार्टमेंट आईडी करेंगे यहाँ पे, और इसका जब यहाँ पे डॉट डिपार्टमेंट आईडी, तो एक स्टोर प्रोसीजर एग्जांपल 3 है जिसका मैंने डिपार्टमेंट आईडी पास किया हूँ। तो इसको एग्जीक्यूट करने के बाद तो डिपार्टमेंट आईडी पास कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, डिपार्टमेंट आईडी यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे रहा है डिपार्टमेंट का। सपोज आपको एक स्टोर प्रोसीजर क्रिएट कॉल कर रहे हो एग्जांपल डिपार्टमेंट 3 विद इन दिस स्टोर प्रोसीजर, इसमें कोई डिपार्टमेंट आईडी इनपुट पैरामीटर नहीं है। तो इस सिनेरियो में आपको क्या करना पड़ेगा, मैं एक और स्टोर प्रोसीजर क्रिएट यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ डिपार्टमेंट आईडी, तो आपको विद इन दी स्टोर प्रोसीजर आपको वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा, डिक्लेयर डिपार्टमेंट आईडी इंटीजर। और उसके बाद आपको इस पार्टिकुलर सपोज इस एम्प्लॉय का एक डिपार्टमेंट होगा, राइट? तो सबसे पहले आपको इसका डिपार्टमेंट वैल्यू लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसी कोड को आप कॉपी करके डिपार्टमेंट एम्प्लॉय आईडी वांट डिपार्टमेंट तो जब एक स्टोर प्रोसीजर का अब ये डिपार्टमेंट आईडी इसमें स्टोर होगा उस पार्टिकुलर एम्प्लॉय का, तो ये भी स्टोर प्रोसीजर क्रिएट होगा। अब यहाँ पे विद इन वन स्टोर प्रोसीजर एक स्टोर प्रोसीजर विद एम्प्लॉय आईडी का है, एक स्टोर प्रोसीजर विद डिपार्टमेंट आईडी का है। तो आप जब इसको एग्जीक्यूट करोगे बाय यूजिंग द एम्प्लॉय आईडी, आपको आउटपुट 3 आउटपुट मिलेगा, एक मेन स्टोर प्रोसीजर का, एक सेकेंड स्टोर प्रोसीजर का, एक डिपार्टमेंट स्टोर प्रोसीजर का। समझ में आया गीतांजलि शिखर, हाउ वी कैन हैंडल दिस टाइप ऑफ सिचुएशन? यस सर, ये सारे कोड वापस से जिसमें भी कॉल करना हो उसमें लिखना पड़ेगा। तो हाँ मुझे इसमें थोड़ा सा डाउट है, हाँ बोलिए। मेरे को इसमें डाउट। तो एक हाँ तो ये डाउट है, कि जैसे हम इसमें ड्रॉप प्रॉक पैरामीटर EXP2 क्यों कर रहे हैं इसमें? इसमें इसलिए कर रहे हैं कि यदि आप सपोज मैं आपको बताता हूँ इसका रियल यूज। सॉरी, मैं ये SQL बेस्ट प्रैक्टिस का लिखा हुआ हूँ। तो
मैं यहाँ पे वन टाइम के लिए इसको आप क्या कीजिए, रिमूव कर देते हैं। ओके, अब यहाँ पे रिमूव करने के बाद ये बेसिकली क्या हो रहा है कि जब आप यहाँ एग्जीक्यूट करोगे तो ये एरर आपको देगा, parameter example 2 already in this database। तो बेसिकली रियल टाइम में जब भी आप बार बार कोड को चेंज करते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोसीजर को अल्टर करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे डिपार्ट आईडी को मैंने कुछ सिंटेक्स चेंज कर दिया, डिपार्टमेंट, सपोज मैं कर दिया डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट आईडी। अब यहाँ पे पूरे कोड को मैं चेंज कर रहा हूँ, हर एक जगह जहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी है तो मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ। अगेन इसको मैं जब एग्जीक्यूट करूँगा तो ये एरर थ्रो करेगा, अगेन दिस ऑलरेडी इन द डेटाबेस। तो इसी चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले इस प्रोसीजर को चेक करते हैं कि ये प्रोसीजर ऑलरेडी डेटाबेस में है। तो sys ऑब्जेक्ट हम लोग बताए थे कि जहाँ पे हर एक ऑब्जेक्ट स्टोर होता है, तो मैं यहाँ पे इफ एग्जिस्ट चेक कर रहा हूँ कि ये यदि ऑब्जेक्ट ऑलरेडी डेटाबेस में है तो इस पार्ट को आप एग्जीक्यूट करोगे तो 1, तो 1 बेसिकली आ रहा है, मीन्स ये एग्जीक्यूट ये डेटाबेस में है। यहाँ पे आप स्टार भी पुट कर सकते हो, तो जब स्टार पुट करोगे तो आपको सारे कॉलम यहाँ पे और दिखाएगा कि ये क्या क्या इंफॉर्मेशन है। बट ये क्या होता है, परफॉर्मेंस थोड़ा सा लो हो जाता है। तो हमें सिर्फ चेक करना, हमें डेटा से कोई मतलब नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, 1 पुट कर सकते हैं या नल कर सकते हैं। तो ये डेटाबेस में रहेगा स्टोर प्रोसीजर, तो ये पहले उसको ड्रॉप करेगा, ड्रॉप करने के बाद फिर से क्रिएट करेगा। अब आप इसको एग्जीक्यूट करोगे, कितना भी टाइम एग्जीक्यूट करोगे आपको एरर नहीं आएगा। तो बेसिकली ये वैलिडेशन करते हैं कि ऑलरेडी स्टोर प्रोसीजर डेटाबेस में है तो उसको पहले ड्रॉप कीजिए, उसके बाद क्रिएट कीजिए। समझ में आया गीतांजलि? सर ऑनेस्टली मेरे को ये चीज़ नहीं कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा कि मैं इसको ड्रॉप क्यों करूँगी उसको रन करने के लिए, अगर उसमें ऑलरेडी ऑलरेडी है। ऑलरेडी यदि स्टोर प्रोसीजर ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ रहेगा तो आपको अलाउ नहीं करेगा क्रिएट करने के लिए। सपोज कोई स्टोर प्रोसीजर ए कोई दूसरा ए नाम से क्रिएट किया हुआ है तो आप इसको अगेन क्रिएट नहीं कर सकते हैं, राइट? इसीलिए हाँ पहले नहीं उसको कर सकते। ड्रॉप कर, हाँ इसीलिए हम लोग पहले उसको ड्रॉप करते हैं फिर से क्रिएट करते हैं। ठीक है सर। एक इसमें एसक्यूएल में मैंने एक और भी चीज़ इसमें नोटिस करी थी सर कि एसक्यूएल सर्वर में बिफोर आई कुड एक्चुअली यूज अ पर्टिकुलर टेबल, मुझे उसको ऑन सास मुझे वहां पे जाके एसक्यूएल सर्वर में उसको ड्रॉप करना पड़ रहा था। हाँ और तो इसका आप रीजन ऑलरेडी जब टेबल रहेगा ना तो आप टेबल को नहीं क्रिएट कर सकते हैं ना। तो सबसे पहले आपको, आप टेबल का नाम ऑलरेडी उस डेटाबेस में है तो पहले उस टेबल को ड्रॉप करना पड़ेगा नया टेबल क्रिएट करने से पहले। ओवरराइट डेफिनेटली नहीं होता सर इसमें? नहीं, नहीं ओवरराइट नहीं होता है, ओवरराइट करने नहीं होता है उसको, आपको पहले ड्रॉप करना ही करना है, ओवरराइट नहीं होता है इसमें। अच्छा, ठीक है सर, थैंक यू तो सर। ये नो प्रॉब्लम, तो ये मल्टीपल पैरामीटर सर यहाँ पे आपने सेलेक्ट जो वेरिएबल डाला डिपार्टमेंट आईडी, वहाँ पे एडिट और डिपार्टमेंट आईडी आपने यहाँ पे क्या लिया, ये कौन से कॉलम पे? ईटी एम्प्लॉय डिटेल से लिया था, आप यहाँ पे डी भी ले अच्छा सकते ठीक। हैं। एम्प्लॉय डिटेल में भी डिपार्टमेंट है क्योंकि ये डिपार्टमेंट यूज हो रहा है, राइट? तो आप ठीक है। ईडी से भी लो, डी से भी लो, एक ही डिपार्टमेंट आएगा, नो मूवमेंट। अच्छा डी से भी लेंगे तो ये। हाँ डी से भी आएंगे तो एक ही आएगा क्योंकि यहाँ पे ज्वाइन यूज हो रहा है, राइट? इनर ज्वाइन। देखिए सर, बेसिकली वही है कि सर अगर दूसरे किसी प्रोसीजर में यूज करना है इसे तो वापस से सब लिखना पड़ेगा। हाँ हाँ, आपको उसको अगर वापस, वेरिएबल सेम, हाँ वेरिएबल, हाँ आपको वहाँ से वेरिएबल कहीं से लाना पड़ेगा। समझिए। कल सेट नो काउंट हम डिस्कस कर दिए, राइट? कल, आज भी किए। तो सेट यस नो सर। काउंट,
तो सेट नो काउंट बेसिकली हम लोग परफॉर्मेंस के लिए यूज करते हैं। तो हम लोग मिडिल में हम लोग स्टोर प्रोसीजर कर रहे हैं। तो एक एक टॉपिक मैंने डिस्कस किया था, ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट, याद है? एरर हैंडलिंग। सर ट्रांजेक्शन अभी पढ़ा था हमने। ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट पढ़ाए थे ना, टीसीआर, कमिट, रोल बैक, राइट? तो बेसिकली एरर हैंडलिंग होता है। एरर हैंडलिंग बहुत ज़्यादा यूज होता है जब भी कोई भी अपडेट कर रहे हो। फॉर एग्जांपल सपोज कोई भी टेबल में लाइक डीम डीम में एक टेबल का एग्जांपल लेता हूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डीम कस्टमर। तो आप जब वो सपोज डीम कस्टमर को आप यहाँ पे कोई भी डेटा को अपडेट कर रहे हो, तो सपोज ईयरली इनकम में हम लोग 90,000 की जगह हम लोग सब में 1,000 10,000 ईयरली इनकम इंक्रीज कर रहे हैं। तो 18,000 रिकॉर्ड है। अब मैंने क्या किया, अपडेट कमांड लगाया, ईयरली इनकम इज कर लूँ ईयरली इनकम प्लस 10,000। तो सपोज 11,000 डेटा अपडेट हुआ, और व्हेन 11,099 के जगह 12,000 डेटा में जैसे टच किया, कोई अनएक्सपेक्टेड एरर आ गया एसक्यूएल में। ओके, तो वो क्या होगा, क्वेरी क्लोज हो जाएगा वहाँ पे एरर थ्रो करके। तो इस पार्टिकुलर टेबल में 11,000 डेटा अपडेट हुआ, और 11,000 और 7,000 डेटा 7,484 डेटा अपडेट नहीं हुआ। तो सर कोई भी समझ नहीं डेवलप, आया, एक बार बताना। सपोज बीच में हम लोग, वॉइस ये हो गई। अभी आ रहा है, अभी अभी आ रहा है। हाँ सर आ रही है। सपोज मैं एक टेबल को अपडेट कर रहा हूँ, डीम कस्टमर को, टेबल को, राइट? सो फॉर एग्जांपल अपडेट डीम कस्टमर सेट ईयरली इनकम इक्वल टू ईयरली इनकम प्लस 10,000 समथिंग। मैं हर एक में 10,000 डेटा अपडेट कर रहा हूँ। ओके, तो जब एक क्वेरी को आप जब एग्जीक्यूट करोगे, तो ये क्या करेगा, पूरे 18,000 पूरा डेटा को अपडेट करेगा। फॉर एग्जांपल सपोज 11 1099 डेटा पे गया, और ये जैसे 1099 पे डेटा पे गया, और ये स्क्रिप्ट क्या हुआ, कोई भी रीजन से स्क्रिप्ट फेल्ड हो गया। तो जितने भी 7,000 डेटा है, वो क्या हुआ, अपडेट, जो अपडेटेड डेटा रहेगा, वो अपडेटेड डेटा जो होगा वो होगा 1099, राइट? क्योंकि 11 पे जाके वो फेल्ड हो गया। और जो नॉट अपडेटेड डेटा रहेगा, नॉट अपडेटेड डेटा जो डेटा है, वो अराउंड 784 785 डेटा वो अपडेट नहीं हुआ। 7,085 डेटा अपडेट नहीं हुआ। तो एक डेवलपर जो भी एग्जीक्यूट किया है कोड को, उसको वेरी डिफिकल्ट हो जाएगा फाइंड आउट करने डेटाबेस में कि कौन सा डेटा अपडेट हुआ, कौन सा डेटा अपडेट नहीं हुआ। सर तो इसमें कैसे कह सकते हैं सर कि 1099 मैं एग्जांपल ये लिया हूँ, डेटा। मैं एग्जांपल हाँ, लिया हूँ मैं एग्जांपल लिया हूँ ये हाँ, एक्सप्लेन करने के लिए। ये कोई भी डेटा हो सकता है, सेकेंड डेटा पे ही फेल हो सकता है, 5 डेटा पे ही फेल हो सकता है, 100 डेटा में ही फेल हो सकता है। तो डेवलपर ठीक को है सर। वेरी डिफिकल्ट हो जाएगा कि कौन सा रिकॉर्ड ये अपडेट हुआ, कौन सा रिकॉर्ड अपडेट नहीं हुआ। क्योंकि ये रियल टाइम में, यहाँ तो 18,000 रिकॉर्ड है, रियल टाइम में क्या होता है कि मिलियन ऑफ द रिकॉर्ड होता है, राइट? तो एक डेवलपर के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है रियल टाइम में। अब कुछ डेटा को अपडेट कर दिए, कुछ डेटा को अपडेट नहीं किए, तो ये फाइंड आउट करने के लिए डिफिकल्ट होता है। तो आइदर कोई भी एरर आता है, तो वो इमीडिएट रोल बैक होना चाहिए, और आपको एरर क्या रीजन से एरर आया, क्या किस लाइन में एरर आया, और एरर का क्या प्रॉब्लम है, तो ये सारे चीज को हम लोग
स्टोर प्रोसीजर में कोई भी जनरल क्वेरी जब हम लोग लिखते हैं विदाउट स्टोर प्रोसीजर भी क्रिएट आप एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो जहाँ पे भी हम लोग अपडेट कमांड यूज करते हैं, मतलब कोई भी डेटा को आप अपडेट कर रहे हैं या डिलीट कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम लोग हमेशा एरर हैंडलिंग यूज करते हैं। सो इसको ट्रांजैक्शनल मैनेजमेंट बोलते हैं, ट्रांजैक्शनल मैनेजमेंट, जिसमें एरर हैंडलिंग भी उसमें होता है कि आप कोई भी अनएक्सपेक्टेड एरर को कैसे हैंडल कर सकते हो, एक्सेप्शनल हैंडलिंग इसको बोलते हैं। ओके, सो क्या एरर मैसेज है, क्या लाइन है, तो एसक्यूएल में कुछ इनबिल्ट फंक्शन है। तो रिक्वायरमेंट समझ में आया क्योंकि एरर हैंडलिंग क्यों यूज करते हैं, एक्सेप्शनल हैंडलिंग। तो इसको यस सर। आप इसको टर्मिनोलॉजी में एक्सेप्शनल हैंडलिंग बोल सकते हैं, आप इसको ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट बोल सकते हैं। क्योंकि ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट इसलिए बोलते हैं इसमें क्योंकि इसमें हम लोग कमिट और रोलबैक यूज करते हैं। तो बेसिकली यदि कोई भी डेटा कोई भी एरर नहीं आया तो मैनुअली हम लोग इसको क्या करते हैं, कमिट करते हैं, और यदि एरर आ गया तो हम लोग इसको रोल बैक करते हैं। और यदि कोई एरर आया तो किस लाइन में एरर है और क्या एरर है, क्या एरर का क्या मेन रीजन है, तो इस सारी चीज़ को मैं प्रिंट करने के लिए हम लोग जो यूज करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं एक्सेप्शनल हैंडलिंग। तो मैं एग्जांपल में अभी, तो इसका बेसिक मैं यहाँ पे सिंटेक्स दिया हुआ, सिंटेक्स यहाँ पे यूज किया हुआ हूँ। मैं आपको बताता हूँ कि मैं इसको कैसे यूज करते हैं रियल टाइम में, एक एग्जांपल लेके हम लोग देखेंगे। वन मिनट। मैं एक आप लोग को एक बताया था कि एक असाइनमेंट भी दिया था, याद है कि जिसका चिल्ड्रन एक टेबल, सपोज फॉर एग्जांपल एक टेबल है, उसमें टोटल चिल्ड्रन ग्रेटर देन 3 और इक्वल टू 3 रहेगा, तो उसको डबल करना है ईयरली इनकम। याद है मैं बोला था जब हम लोग कुछ टॉपिक पढ़ रहे थे लास्ट वीक की, राइट? यस सर। तो वही क्वेश्चन का मैं अभी मैं सॉल्व करता हूँ बाय यूजिंग द एरर हैंडलिंग और एंड द स्टोर प्रोसीजर। तो बेसिकली हम लोग को यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है इस, तो एक टेबल को, डुप्लीकेट टेबल को क्रिएट करते हैं, तो मेन टेबल को हम लोग टच नहीं करेंगे। तो ये टेबल है क्या, नहीं नहीं है, फ्रॉम डीम कस्टमर। तो यहाँ पे हमारे पास एक कॉलम है। तो सबसे पहला रिक्वायरमेंट है कि ये इनपुट पैरामीटर एक, यहाँ पे बेसिकली इनपुट पैरामीटर ही जेंडर रहेगा। तो जब भी कोई भी जेंडर पास करेगा, मेल या फीमेल, या आप इनपुट पैरामीटर कुछ भी ले सकते हैं। मैं एग्जांपल के तौर पे जेंडर लिया क्योंकि जेंडर मल्टीपल है। तो सपोज यूजर पास किया एफ, तो जितने भी फीमेल जेंडर का टोटल चिल्ड्रन इक्वल टू और ग्रेटर देन 3 रहेगा, उसका बेसिकली जो ईयरली इनकम है उसको डबल करना है। लाइक ये 70,000 है तो ये
1,40,000 करना है, एज 60,000 है तो 1,20,000 करना है। और एक और हम लोग कंडीशन चेक करना है कि ऑन द सेम टाइम फॉर वन एग्जीक्यूशन यूजर कैन नॉट पास मल्टीपल जेंडर, ये रिक्वायरमेंट है। मतलब आप एक साथ मेल और फीमेल एक साथ इनपुट पैरामीटर में यूज नहीं कर सकते हैं। यदि यूजर इनपुट पैरामीटर में दो वैल्यू यूज करता है बाय कॉमा सेपरेटेड, तो आपको कुछ इनवैलिड पैरामीटर का आपको आउटपुट या प्रिंट मैसेज समथिंग दिखाना है। तो इसको हम लोग बोलते हैं प्री टेस्टिंग स्टोर प्रोसीजर। कोई कोई अलग प्री वैलिडेशन बहुत ज़्यादा यूज होता है, तो अलग अलग टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं डेवलपर लोग। तो प्री वैलिडेट आप कोई भी स्टोर प्रोसीजर को कैसे करते हैं वो सीखते हैं। और विद इन जो भी अपडेट कमांड रहेगा वो हम लोग एरर हैंडलिंग में हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे इस आउटपुट इसको अचीव करने के लिए मैं एक स्टोर प्रोसीजर क्रिएट किया, अपडेट बाय जेंडर, जो इनपुट पैरामीटर है जेंडर। और सेम हम लोग यहाँ पे केयर इंडेक्स यूज करते हैं। सो केयर इंडेक्स बेसिकली यूज करते हैं कोमा वैल्यू देखने के लिए कि यदि यूजर दो वैल्यू पास करेगा, तो सपोज आप इसको अलग टैब में केयर इंडेक्स यूज कर देखते हैं। तो यदि आप यहाँ पे जेंडर की जगह सपोज आप एफ पास किए, तो इसका वैल्यू क्या रहेगा, सिलेक्ट करेंगे तो इसका वैल्यू 0 आएगा। 0 आ रहा है। यदि कोई यूजर पास किया है एफ कोमा एम, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसका पोजीशन सेकंड पोजीशन पे कोमा है। तो केयर इंडेक्स बेसिकली हम लोग यूज करते थे इंडेक्सिंग वेयर ये वैल्यू किस पोजीशन पे है, इसका पोजीशन फाइंड आउट करने के लिए। तो ये सेकंड पोजीशन पे है। तो वही केयर इंडेक्स हम लोग जेंडर में यूज कर रहे हैं वैलिडेट करने के लिए कि यदि कोमा अवेलेबल रहेगा तो डेफिनेटली इसका वैल्यू जो रहेगा वो ग्रेटर देन 0 होगा। तो 0 होगा तो हम लोग एक प्रिंट करेंगे मैसेज बिगिन प्रिंट इनवैलिड पैरामीटर और रिटर्न कीवर्ड यूज करेंगे। तो रिटर्न कीवर्ड बेसिकली यूज होता है कोई भी यहाँ पे स्टोर प्रोसीजर को एग्जीक्यूशन को बंद करने के लिए, यहाँ से नेक्स्ट लाइन पे एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो शिखर, मैंने कल रिसर्च किया था और जब भी हम लोग रो काउंट यूज करते हैं तो रिटर्न कीवर्ड काम वर्क नहीं करता है, समझे? हाँ सर, आपने बताया था मुझे, मैं हाँ, मैसेज कर तो रहा था। तो और सर हम लोग रो काउंट अगर यूज करेंगे तो फिर रिटर्न नहीं करेंगे तो फिर तो रो काउंट से अब बंद मैं होगा। स्टार्टिंग, हाँ मैं आपको एक बोला भी था कि मैं इसलिए मुझे भी पता नहीं था क्योंकि हम लोग रियल टाइम में रो काउंट यूज करते ही नहीं है। हाँ, ये बताया था आपने। हाँ, तो रियल टाइम में हम लोग रो काउंट जैसे बहुत सारे स्टोर एसक्यूएल में फंक्शन दिया हुआ है जिसका यूज नहीं होता है, समझे? बट इनबिल्ट फंक्शन अवेलेबल है। मैं कॉन्सेप्ट के लिए मैं बताता हूँ इसमें यहाँ पे, बट रियल टाइम में ये सारे यूज नहीं होते हैं। वो रो काउंट बेसिकली नंबर ऑफ रो अफेक्टेड करने के लिए करते हैं। हाँ, तो बहुत रेयर केस में हमको नहीं लगता कि कभी यूज होता होगा उस फंक्शन का। ओके सर। तो और यहाँ पे हम लोग बेसिकली रिटर्न कीवर्ड यूज कर रहे हैं इसके आउट ऑफ स्टोर प्रोसीजर। तो जैसे ये वैलिडेशन पास आएगा, ये रिटर्न कीवर्ड पे एग्जीक्यूट करेगा और ये स्टॉप हो जाएगा स्टोर प्रोसीजर एग्जीक्यूशन में। तो नेक्स्ट में हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक टेम्पररी टेबल क्रिएट कर रहे हैं। टेम्पररी टेबल क्रिएट कर रहे हैं, इसमें एक आईडी कॉलम है, कस्टमर की है, ईयरली इनकम है, टोटल चिल्ड्रन है। तो बेसिकली इसलिए क्रिएट कर रहे हैं क्योंकि हम लोग का ये कंप्लीट आप जेंडर पास करोगे वेयर जेंडर इजकल टू एम और एफ। आप देखोगे जितने भी रिकॉर्ड है इस टेबल पे आप यहाँ पे पास करोगे, लाइक फॉर एग्जांपल जेंडर इजकल टू एम एम। तो ये सारे रिकॉर्ड को हम लोग एक टेम्पररी टेबल में स्टोर कर रहे हैं। इस टोटल 9351 जो रिकॉर्ड है वो रिकॉर्ड को हम लोग एक टेम्पररी टेबल में डीम कस्टमर
डूब टेम्परेरी टेबल में स्टोर कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि हर एक एम्प्लॉय की का हम लोग को चेक करना है कि ये ग्रेटर देन इसका या इसका टोटल चिल्ड्रन 3 है क्या नहीं है। तो उसी के लिए हम लोग एक यहाँ पे लूप चलाना पड़ेगा। तो लूप चलाने के लिए वाइल लूप हम लोग यूज करेंगे मिनिमम एंड मैक्सिमम। लूपिंग के लिए मैक्सिमम इज ग्रेटर देन इक्वल टू मिनिमम। तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा 9351 और मिनिमम वैल्यू हो जाएगा 1, क्योंकि यहाँ पे मैं एक कॉलम लिया हूँ आईडी, जिसको आइडेंटिटी लिया हूँ। तो 1 से स्टार्ट होगा, ये जितना भी वैल्यू रहेगा वहाँ तक जाएगा। क्योंकि यदि आईडी कॉलम नहीं लोगे तो एक कस्टमर की कंसिस्टेंट नहीं है, राइट। यहाँ पे आप देख रहे हो 40 के बाद 43 डायरेक्टली जंप कर रहा है। तो 41 42 विदाउट ये लूपिंग करेगा तो ये परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे टेम्परेरी टेबल में एक अलग से कॉलम बना दिए हैं, आईडी आइडेंटिटी, जो जितने भी वैल्यू रहेगा वही वैल्यू रहेगा, और उसी का हम लोग मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू लिए हुए हैं। और यहाँ पे लूपिंग कर रहे हैं, पहला लूप से स्टार्ट हो रहा है। तो ईयरली इनकम यहाँ पे कस्टमर की सबसे पहले ले रहे हैं, उसके बाद ईयरली इनकम उसका ले रहे हैं, उसका टोटल चिल्ड्रन यहाँ पे ले रहे हैं उस पार्टिकुलर एम्प्लॉय आईडी का। तो उसके बाद हम लोग यहाँ पे चेक कर रहे हैं इफ टोटल चिल्ड्रन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, डेटा को प्रोसीड कर रहे हैं। तो ये जो बिगिन है ये इफ कंडीशन का है। तो जो भी हम लोग अपडेट कर रहे हैं, तो बिगिन ट्राई और बिगिन ट्रान। तो बिगिन ट्राई का होता है ए बिगिन ट्रांजेक्शन, बिगिन ट्राई कैच ब्लॉक का होता है, और बिगिन ट्रान का होता है ए ट्रांजेक्शनल। तो जब भी कोई भी एरर आएगा तो ये बिगिन ट्राई जो होता है ट्राई कैच होता है। तो कुछ भी एरर आएगा तो एसक्यूएल सर्वर क्या करेगा, इसको थ्रो कर देगा बिगिन कैच। तो ये इसको बोलते हैं ट्राई कैच ब्लॉक। आप दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी ट्राई कैच यूज किए होंगे। तो ये जैसे यहाँ पे एरर आया, ये कैच करेगा यहाँ पे बिगिन कैच में। और कोई भी एरर आया ट्रांजेक्शन में, तो बिगिन ट्रान इसलिए यूज करते हैं क्योंकि रोल बैक के लिए हम लोग जब बताया था कि आप बिगिन ट्रांजेक्शन या आप ट्रान भी लिख सकते हैं शॉर्टकट में। तो यहाँ पे आप ट्रांजेक्शन, आप बिगिन ट्रांजेक्शन भी लिख सकते हैं, क्योंकि यदि आपको रोल बैक करना है तो आपको बिगिन ट्रांजेक्शन यूज करना ही पड़ेगा, अदरवाइज ये बाय डिफॉल्ट कमिट मोड में लेता है। तो इसीलिए बिगिन ट्रांजेक्शन यूज कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको जितना भी कोड लिखना है अपडेट का, वो कोड अपडेटेड कोड लिखना है। आप इंसर्ट कर रहे हैं या कुछ भी ऑपरेशन कर रहे हैं, आप यहाँ पे कोड को पुट कीजिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, टीम कस्टमर डुप्लीकेट को ईयरली इनकम 2 इंटू ईयरली इनकम जो भी रहेगा, वेयर कस्टमर की इजकल टू कस्टमर की। तो सपोज इस पार्ट में कुछ भी एरर आता है, कोई भी कभी भी एरर आता है, तो ये कमिट ए बिगिन ट्राई क्या करेगा, यहाँ पे थ्रो कर देगा बिगिन कैच में। तो बिगिन कैच में आते ही क्या करेगा, सबसे पहले वो ट्रांजेक्शन को रोल बैक करेगा, मीन्स जितने भी डेटा अपडेट हुआ है उसको रोल बैक करेगा। उसके बाद यहाँ पे एसक्यूएल में बहुत सारे इनबिल्ट फंक्शन है, जो बेसिकली एरर नंबर होता है, एरर सेविटी होता है, एरर स्टेट होता है, एरर प्रोसीजर होता है, एरर लाइन होता है, और एरर मैसेज होता है। क्या एग्जैक्ट मैसेज होता है। तो एरर नंबर बेसिकली एसक्यूएल में हर एक एरर का एक नंबरिंग सिस्टम दिया हुआ है। वो नंबर से आप गूगल में सर्च करोगे तो वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि, या माइक्रोसॉफ्ट का वेबसाइट पे भी जाके, कि एग्जैक्ट उस पार्टिकुलर एरर का क्या मीनिंग है। फॉर एग्जांपल सपोज आप कोई भी एरर आ रहा है, लाइक स्टोर प्रोसीजर में वो क्रिएट टेबल नहीं हुआ है और टेबल यूज किया हुआ है, या कोई भी डेडलॉक का एरर आ गया, या ब्लॉकिंग का एरर आ गया, तो आपको किस प्रोसीजर में किस लाइन पे मैसेज आया हुआ वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन ये प्रिंट करेगा। तो ये आपको
रटने की जरूरत नहीं है, ये आप एक बार कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, बट इंटरव्यू में आपको पूछेगा कि एरर लाइन के लिए क्या होता है फंक्शन। तो सेम जो भी में हो रहा है, तो एरर अंडरस्कोर लाइन आपको पूछेगा कि एरर मैसेज के लिए क्या फंक्शन होता है, तो एरर अंडरस्कोर मैसेज। एरर स्टेट के लिए क्या होता है, तो एरर अंडरस्कोर स्टेट। तो ये बहुत ही सिंपल है रिमेम्बर करने के लिए। इंटरव्यू में आपको यही पूछेगा कि एरर नंबर प्रिंट करने के लिए ट्राई ब्लॉक में या ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट में क्या फंक्शन यूज करते हैं, तो आपको करना है एरर अंडरस्कोर नंबर, यही आपको जवाब देना है। ओके, बट समटाइम्स क्या होता है कि आपको ये कंप्लीट लिखने के लिए बोल दिया जाता है कि ये स्टोर प्रोसीजर है, ये अपडेट हो रहा है डेटा को, आप इसको बिगिन ट्राई ब्लॉक में कैसे एरर हैंडलिंग कैसे इसको परफॉर्म करोगे। सो समझ में आया कैसे एरर हैंडलिंग परफॉर्म करते हैं? कोई क्वेश्चन शिखर गीतांजलि? सर मुझे एक चीज़ पूछनी थी इसमें कि आई अंडरस्टूड कि अगर हम मान लीजिए एरर हैंडलिंग के समय में जो भी हम अपडेट करना चाहते हैं, एट द लेवल ऑफ ट्राई हमको एरर आ सकते हैं, बट अगर इसमें ऑलरेडी वैल्यूज हैं और हमने अगर डिफाइन कैलकुलेशन कर दी है तो एरर क्यों आने चाहिए अपडेट में? वो एज इट इज तो हाँ, जो तो कैलकुलेशन। एरर एरर हम लोग सेफ पॉइंट में चलते हैं, राइट? अब क्या होता है कि सेफ पॉइंट में इसलिए चलते हैं कि फॉर एग्जांपल रियल टाइम में क्या है कि कोई भी बच्चा को बड़ा होने से पहले कोई बीमारी नहीं होता, इसीलिए बच्चे को क्या होता था, वैक्सीनेशन दिया जाता है चाइल्डहुड में, राइट? तो इन फ्यूचर में कुछ भी एरर नहीं आए, एरर तो 90% नहीं आता है, 10% सपोज कुछ एरर आ गया, स्टोर प्रोसीजर में ही कुछ सर्वर में ही एरर आ गया, वो एग्जीक्यूशन क्लोज हो गया, डेडलॉक हो गया, आप बोल नहीं सकते हैं ना कि क्या हो सकता है, क्योंकि रियल टाइम में कोई भी कोड विद इन 1 मिनट 2 मिनट रन नहीं करता है। रियल टाइम में कोई भी कोड मोर देन 3 आवर 4 आवर, मैंने एक कोड को रन किया था, आप ट्रस्ट नहीं करोगे, 19 डेज तक वो रन किया था कोड को। आप समझ सकते हो कितना डेटा को मैं पुल कर रहा था, 19 डेज तक रन ओके। किया था। कितने डेटा थे सर? वो नॉन कितने स्टॉप टेबल? 19 क्या कितने टेबल थे सर? कितने डेटा थे? टेबल? टेबल उसमें हम लोग बेसिकली वो एक कंप्लीट कंपनी शट डाउन हो गया था, तो उसके कंप्लीट डेटा को हार्ड डिलीट कर रहे थे। बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन थी, तो वो अपने पुराने डेटा को डिलीट कर रही थी, तो हार्ड डिलीट कर रहे थे। तो मुझे लगता है मोर देन 50,000 टेबल होगा, 60,000। वो कोड को डेवलप हुआ था 6 मंथ में, और मैं 7 to 8 डेवलपर मिलकर डेवलप किया था। बताइए। और नॉर्मली उसमें स्टोर प्रोसीजर क्रिएट किया हुआ था, 700 या समथिंग स्टोर प्रोसीजर एग्जीक्यूट हो रहा था अलग अलग पार्ट में। तो रियल टाइम में आप बोल नहीं सकते हो कि वो कब फेल हो जाएगा, कोई भी डेटा को अपडेट करने के लिए। तो इसीलिए सेफ, आप सिंपल में बोल सकते हो कि अपने सेफ पॉइंट के लिए डेवलपर एरर हैंडलिंग का यूज करते हैं। मीन्स कोई भी थोड़ा सा भी एरर आता है, तो आपको क्या करना या क्या होगा, तो सपोज यहाँ पे मैंने एक लिया हुआ है 1/10 एग्जाम्पल के तौर पे, यहाँ पे कोई तो एरर आएगा नहीं अभी। उसके बाद मैं यहाँ पे सॉरी ये डिस्कस करना भूल गया, तो यहाँ पे बिगिन यूज किया हूँ, तो यदि ये 0 3 से लेस होगा उसका चाइल्ड, तो यहाँ पे एल्स कंडीशन लगाया हूँ, और मैं एक सिंपल एक मैसेज प्रिंट कर रहा हूँ कि जो भी अपडेट नहीं हुआ है उसका, वो उसका जो चिल्ड्रन है वो लेस देन 3 है, और यहाँ पे जितना चिल्ड्रन रहेगा वो प्रिंट करेंगे क्या, कितने नंबर ऑफ द चिल्ड्रन है। फिर यहाँ पे लूपिंग को मिनिमम +1 कर रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल इसको हम लोग क्या करते हैं, स्टॉप प्रोसीजर को क्रिएट करते हैं। सर अभी एक कमिट हो जाएगा तो फिर कमिट हो जाएगा, सक्सेसफुल हो जाएगा तो फिर कमिट हो जाएगा, हाँ, तो राइट? सर
हाँ, यहाँ पे मतलब एरर नहीं है तो ये कमिट ट्रांजेक्शन आएगा ना यहाँ पे हाँ, जब एरर नहीं रहेगा तो यहाँ पे डेटा सक्सेसफुली। कमिट हो जाएगा। इस ब्लॉक में जब भी आएगा, जब ये एरर आएगा, हाँ वो तो ठीक इसीलिए। है सर। हाँ, मैं बोल रहा था कि ये कमिट होगा तो सर यहाँ पे भी मैसेज क्या प्रिंट होगा? यहाँ पे कमिट हो जाएगा तो जब सक्सेसफुल हो जाएगा तो मैसेज प्रिंट करने की जरूरत नहीं है। आपका क्वेश्चन क्या है? कैन यू रिपीट अगेन? सर ये सपोज कि इसमें एरर नहीं है हाँ और हाँ ये ट्रांजेक्शन कमिट हो जाएगा हाँ तो हाँ ये सेव हो जाएगा ऑटोमेटिकली, राइट? हाँ, ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे हम मैसेज प्रिंट कराना चाहते हैं तो वैसे ही मैसेज प्रिंट कर सकते हैं प्रिंट डाल के। हाँ हाँ, आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। कमिट हुआ ना तो यहाँ पे आप प्रिंट यूज करें, और तो यहाँ पे आप जो भी सक्सेसफुली मैसेज कस्टमाइज मैसेज कर सकते हैं कि स्क्रिप्ट सेव्ड या अपडेटेड सक्सेसफुली। ओके। कुछ भी मैसेज यहाँ पे प्रिंट कर सकते हो। तो ये प्रोसीजर शायद ऑलरेडी क्रिएटेड है। तो यहाँ पे ये लूपिंग क्लोज नहीं होगा, मैं बस टेस्टिंग पर्पज से आपको दिखा रहा था कि कैसे लाइन नंबर प्रिंट होता है। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मैं एक सेलेक्ट कमांड डाल दिया हूँ, सेलेक्ट 1 डिवाइडेड बाय 0। तो 1 को भी जब भी 1 को 0 से डिवाइड करोगे तो क्या होता है, ये इनफाइनाइट चल जाता है, राइट? तो वो एक टाइप का एरर है। तो इस टाइप का एरर मैसेज आपको मैसेज में प्रिंट होगा, 0 रो अफेक्टेड। तो एरर नंबर 8134, एरर 7016, एरर स्टेट 1। एरर प्रोसीजर क्या है? जो भी प्रोसीजर का नाम रहेगा अपडेटेड बाय यूजर। तो एरर लाइन कहाँ पे एरर आ रहा है, वो स्टोर प्रोसीजर को आप देखोगे स्टार्टिंग से तो ये 33 लाइन है। एक्चुअली यहाँ पे बहुत सारे कोड है, तो आप इसको कॉपी करके आपको लाइन नंबर 1 में आप इसको प्रिंट मैसेज करो तो समझ में आएगा। तो ये लाइन यहाँ से 33 स्टार्टिंग है, बिगिन ट्रांजैक्शन। तो यहाँ से 33 लाइन पे ये एरर है। ओके। और एरर जो मैसेज है वो आपको कंप्लीट एरर मैसेज यहाँ पे प्रिंट करेगा, डिवाइडेड बाय 0 एरर इनकाउंटर। जो भी एग्जैक्ट एरर रहेगा तो आप एरर मैसेज से भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि क्या एरर आ रहा है। ओके। ओके सर, सेलेक्ट 1/0 डिवाइड बाय 0 हुआ क्या? बस शो करने के लिए एरर आपने? हाँ, मैं यहाँ पे टेस्ट करने के लिए किया, ठीक है। क्योंकि अभी कुछ एरर नहीं आ सकता ना लोकल में, आप बोल नहीं सकते, तो आप लोग को मैं दिखाऊंगा कैसे, तो इसलिए मैं टेस्टिंग पर्पस के लिए यूज किया है समझ 1/0। तो यहाँ पे फिर से हम प्रोसीजर को अल्टर करते हैं, और हम लोग का रियल टाइम का हम लोग देखते हैं कि इसका काम कैसे कर रहा है। तो सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं एट ए टाइम 2 मेल एंड फीमेल पास करते हैं, और आप इसको एग्जीक्यूट करो। तो ये सिंपली दे रहा है कि इनवैलिड पैरामीटर, क्योंकि ये पैरामीटर पास किया हुआ है वो रॉन्ग है। उसके बाद मैं यहाँ पे अब मैं ओनली फीमेल के लिए, मेल के लिए आप यहाँ पे कर सकते हो। तो यहाँ पे जब भी डेटा यहाँ पे आप इंसर्ट कर रहे हो, यहाँ पे आप अ, ये ओल्ड वैल्यू है तो उसको भी आप यहाँ पे स्टोर प्रोसीजर को कस्टमाइज कर सकते हो कि जो भी डेटा यहाँ पे अपडेटेड होगा वो वो पुराने एक टेम टेबल में जाके जाके आप डेटा को इंसर्ट कर सकते हो, और वहाँ पे वैल्यू को डिस्प्ले कर सकते हो, या ओल्ड वैल्यू क्या क्या है, न्यू वैल्यू क्या है। तो सपोज यहाँ पे एक टेबल है डिम कस्टमर डिप
डू टू यहाँ पे जो वैल्यू आ रहा है, ये जो वैल्यू यहाँ पे असाइन कर रहे हैं, तो इसके लिए एक और टेबल को आप क्रिएट कर सकते हैं, क्रिएट टेम टेबल। तो वहाँ पे पता चल जाएगा कि आपको कौन सा वैल्यू का पुराना डेटा क्या था और ओल्ड डेटा क्या था। तो रिक्वायरमेंट में क्लाइंट देता नहीं है, बट क्लाइंट को बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको पता चलना चाहिए कि क्या अपडेट डेटा अपडेट हुआ क्या नहीं। तो यहाँ पे आप डूब की जगह क्या कीजिए, एक रिजल्ट कर दीजिए। तो इसमें बेसिकली हम लोग रिजल्ट को स्टोर करेंगे। तो रिजल्ट को स्टोर करने के लिए हम लोग को बेसिकली ज़्यादा कॉलम की ज़रूरत नहीं है। कस्टमर की का करेंगे, और ईयरली इनकम ओल्ड यहाँ पे अंडरस्कोर ओल्ड कर दीजिए, और ईयरली इनकम सेम एक कॉलम एक और इंसर्ट कर दीजिए। हेलो। हेलो, सॉरी मैं नेट डिस्कनेक्ट हो गया था। यस सर। हेलो। यस सर। नाउ रिपीट कर देते सर। हाँ, मैं अभी स्क्रीन दिख रहा है, राइट? यस सर। तो टोटल चिल्ड्रन यहाँ पे इसमें क्या कर रहे हैं कि कस्टमर की सर ईयरली ये इनकम ओल्ड ऊपर ईयरली। जो टेबल आपने यहाँ पे लेके रखा है, ये किस लिए टेबल डाल रखा है यहाँ ये वाली टेबल, पे? यस सर। इसमें पहले हम लोग जितने भी जो भी पैरामीटर पास करेगा, मेल या फीमेल, उसका वैल्यू हम लोग स्टोर कर रहे हैं। उसके बाद उसके वैल्यू को लूप कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मेल पास करोगे तो टोटल देखोगे कि ये टोटल 9351 है। तो ये सारे रिकॉर्ड को हम लोग टेम्पोररी टेबल में पहले स्टोर कर रहे हैं, और इसी रिकॉर्ड को हम लोग लुकअप कर रहे हैं वन बाय वन। अच्छा, सो टेम्पोररी इससे टेबल में। परफॉर्मेंस, ठीक है। हाँ इसीलिए तो टोटल 18,000 रिकॉर्ड है। तो 18,000 रिकॉर्ड में 9351 ही मेल है। तो वही रिकॉर्ड पे हम लोग को काम करना है। ओके। तो यहाँ पे एक टेबल क्रिएट किए, डिम कस्टमर रिजल्ट। तो यहाँ पे हम लोग डेटा को इंसर्ट कर रहे, ये क्रिएट करने के बाद यहाँ पे जब भी ये ऑपरेशन परफॉर्म होगा, तो आप यहाँ पे पार्टिकुलर वही वही टेबल में यहाँ पे आप पार्टिकुलर डेटा इंसर्ट कर सकते हो। इंसर्ट इनटू डिम कस्टमर रिजल्ट, सेलेक्ट, फिर यहाँ पे नहीं करना पड़ेगा। सर लूप के अंदर करेंगे सर? लूप के अंदर ही करना पड़ेगा, क्योंकि आपको यहाँ पे क्लाइंट थोड़ा सा मान लीजिए आपको ईयरली ओल्ड इनकम भी आपको यहाँ पे प्रिंट करना है। तो लूप के अंदर नहीं करके आप लूप के बाहर करके यहाँ पे एक टेबल में डेटा इंसर्टेड है, राइट? सो यहाँ से भी इसमें एक पुराना इनकम से ईयरली इनकम यहाँ पे दिया हुआ है, तो लूप के अंदर करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे लूप खत्म हो रहा है, यहाँ पे आप डाल सकते हो सेलेक्ट इंसर्ट इनटू डिम कस्टमर। जो जो वैल्यू यहाँ पे पास किया हुआ है, शिखर गिव मी 1 मिनट 1 मिनट। सर
हेलो हेलो हेलो। सॉरी शिखर, या यस। तो यहाँ पे वी कैन इंसर्ट द वैल्यू, सेलेक्ट कस्टमर की कस्टमर की इक्वल टू डी डॉट कस्टमर की. So again we need to put the yearly income. तो जो टेम्परेरी टेबल में है वो डेटा, तो यहाँ पे डी डॉट कस्टमर की आप करना है, और ईयरली इनकम जो टेम्परेरी टेबल का है वो आपको क्या करना है, ये ईयरली इनकम जो होगा वो पुराने ईयरली इनकम होगा, और ये जो मेन टेबल में होगा वो न्यू ईयरली इनकम होगा. ओके, तो आप यहाँ पे विदाउट डेटा इंसर्ट भी टेम्परेरी टेबल में कर सकते हैं, और लाइक मैं बताता हूँ, इसमें इंसर्ट विदाउट इंसर्ट भी कर सकते हैं, और रिजल्ट इंसर्ट सर ये करके भी इंसर्ट कर हो सकते रहा है? हैं. क्या? ये इंसर्ट हो रहा है? विदाउट इंसर्ट से भी आप डेटा को डिस्प्ले कर सकते हैं. इसका इंसर्ट करने के, टेम्परेरी टेबल क्रिएट करने की जरूरत भी नहीं है. मान लीजिए इंसर्ट करना हुआ सर तो इंसर्ट करना होगा तो सिंपली इसको आप डेटा को इंसर्ट कीजिए, डिम कस्टमर इंसर्ट इनटू, यहाँ पे सिलेक्ट के पहले, और उस टेबल को सिलेक्ट आप हम करना पड़ेगा. कस्टमर की कम ओल्ड ईयरली इनकम न्यू टोटल चिल्ड्रन. उसके बाद यहाँ पे डेटा इंसर्ट करने के बाद आपको पुट करना है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम. तो आप इस कोड को आप एग्जीक्यूट करके हम लोग देखते हैं. तो ये थोड़ा सा 18,000 रिकॉर्ड करेगा, तो 1 से 2 मिनट, 2 से 3 मिनट टाइम लेगा वो पार्टिकुलर कंप्लीट रिकॉर्ड को अपडेट करने के लिए. ओके, सो मीनवाइल आप यहाँ पे रिकॉर्ड को अपडेट कर रहा है, तो जैसे कि यहाँ पे और परफॉर्मेंस आपको इंक्रीज करना है, तो आप क्या करना है, एक टेबल क्रिएट किया हुआ है, तो एक टेबल को क्रिएट करने के बाद यहाँ पे आप क्रिएट इंडेक्स IX, इंडेक्स का नाम देते हैं. तो ऑन हम लोग इंडेक्स क्रिएट कर देते हैं कस्टमर की पे, क्योंकि कस्टमर की पे अपडेट में यूज किया हुआ है, तो ये टेबल फास्टर होगा. तो इसमें भी आप रिजल्ट शो करना है तो इंडेक्स क्रिएट कर सकते हैं. तो जब भी डेटा को आप इंसर्ट कर रहे हैं तो मेक श्योर इंसर्ट के बाद आप इंडेक्स क्रिएट करें, तो डेटा ज़्यादा फास्टर होगा. इंडेक्स सर इंडेक्स तो आपने ऊपर यूज कर रखा है. ऊपर यूज किया था
दूसरे टेबल के लिए। अच्छा तो ठीक है। ये मैं कर रहा हूँ रिजल्ट टेबल के लिए। ये डिम कस्टमर रिजल्ट है, मैं जो क्रिएट किया हूँ ऊपर में वो डिम कस्टमर डूप है, ये दो डुप्लीकेट। टेम्परेट। तो क्या हुआ देखिए, ये डेटा अपडेट हुआ 9351। तो कस्टमर की वन का जो कस्टमर की 11,000 का जो ईयरली इनकम था वो 90,000 था। और इसका चिल्ड्रन 2 है तो ये अपडेट नहीं हुआ, राइट। और जिसका 3 है आप देख रहे हैं डबल हो गया है, जिसका 0 है उसका सेम है। तो ऐसे डेटा को रियल टाइम में अपडेट हम लोग कर सकते हैं। तो ये इंसर्ट वाला हो गया ना कमांड? हाँ, इंसर्ट वाला हो गया। ठीक है सर। मैं इंसर्ट से ये डेटा को पुल कर रहा हूँ, देख रहे हो, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डिम कस्टमर। ये आप कमेंट कर दोगे तो कोई भी आउटपुट में रिजल्ट नहीं देगा, बट अब मैं यहाँ पे कोर अगर सर टेबल को विदाउट इंसर्ट करना हो? विदाउट इंसर्ट करना है तो आप इंसर्ट को हटा दीजिए। इंसर्ट को हटा के यहाँ पे कमेंट कर देते हैं ये सारे पार्ट को, जहाँ जहाँ टेबल यूज किया हुआ है। तो सिंपली वो डेटा यहाँ पे टेबल क्रिएट किया हुआ है, तो सिंपली यहाँ पे आपको डेटा जो भी सिलेक्ट किए हुए हैं वही डेटा आउटपुट देगा। दोनों सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। आप टेबल से इंसर्ट से भी कर सकते हो और विदाउट इंसर्ट से करता है, क्योंकि हम लोग ये यूज कर रहे हैं परफॉर्मेंस सिर्फ किसमें डेटा फास्टर होगा सर, दोनों में? विदाउट टेबल से। और समटाइम्स क्या होता है कि 5 मिनट से 7 मिनट का परफॉर्मेंस समटाइम्स डाउन अप हो रहा है ना, तो वरी अबाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो कुछ मिनट के लिए वो क्या होता है कि समटाइम परफॉर्मेंस लो होता है। तो सर्वर परफॉर्मेंस पे भी डिपेंड होता है 1-2 मिनट। समटाइम्स लोड ज़्यादा होता है, अपडेट क्वेरी जॉब रन स्टार्ट होता है तो सर्वर पे भी लोड हो जाता है, राइट। तो कुछ कुछ मिनट अप डाउन हो सकता है, बट यदि आपको 10-20 मिनट 30 मिनट इतना परफॉर्मेंस इशू आ रहा है तो कोड का प्रॉब्लम है, समझे। तो 2 to 5 मिनट डिपेंड करता है समटाइम्स परफॉर्मेंस, सर्वर का परफॉर्मेंस पे भी। सर्वर में एट ए टाइम कोई जॉब रन कर रहा है, एट ए टाइम सारे डेवलपर वो अपडेट कमांड एग्जीक्यूट कर रहा है, तो वो सर्वर का जो परफॉर्मेंस होता है लोड बढ़ जाता है और परफॉर्मेंस डाउन हो जाता है। तो आप यहाँ पे कोर टेबल में जाके हम लोग देखेंगे कि डेटा अपडेट हुआ क्या नहीं। तो ये बेसिकली कोर टेबल में आप यहाँ पे जाओगे तो मेल का देखो जिसका चिल्ड्रन 2 है, फीमेल का जिसका चिल्ड्रन 5 है उसका डेटा अपडेट नहीं हुआ है। ओके, सो ये कंप्लीट इसमें हम लोग सर ये तो होना चाहिए था राइट, ग्रेटर देन 3 लगा था ना सर आपने? ये इसका जेंडर फीमेल है ना, हम लोग मेल पास किया है। अच्छा मेल पास किया, ठीक है। हाँ, इसका फीमेल का अपडेट नहीं होगा। गीतांजलि कोई क्वेश्चन इसमें? इंडेक्स यूज हुआ, इफ क्लॉज यूज हुआ, एक्सेप्शनल हैंडलिंग यूज हुआ, वाइल लूप यूज हुआ, तो कंप्लीट इस एग्जांपल में पैकेज है। तो ऐसे रियल टाइम में हम लोग हर एक चीज का यूज करते हैं कोई भी एक सिंपल रिक्वायरमेंट को अचीव करने के लिए। ओके, गीतांजलि कोई क्वेश्चन? सर ये एक बार मेरे को चेक करना पड़ेगा बिकॉज हाँ तो इसमें कुछ आप कुछ हाँ आप कोई भी अलग एग्जांपल, मैं भी एग्जांपल बताता हूँ, आप जो चेक करो। तो सपोज आप अलग से मैं एक सिनेरियो देता हूँ, आप मैं एक्सप्लेन करता हूँ, उसके बाद आप इसको ट्राई करना, बट आप लोग ट्राई नहीं करते हो। मैं ये लास्ट टाइम भी बोला था। एक एग्जांपल ये है कि जिसका सपोज
यहाँ पे आप इंग्लिश एजुकेशन देख रहे हैं। इंग्लिश एजुकेशन जिसका बैचलर रहेगा उसको आपको मैं 1 मिनट यहाँ पे टाइप कर देता हूँ क्वेश्चन, तो मैं फाइल जब शेयर करूँगा आपको तो इजी हो जाएगा आपको रिमेम्बर करने के लिए। तो जो सबसे पहला आपको एक कंडीशन है, पहला कंडीशन जो आपको अचीव करना है, तो जिसका इंग्लिश एजुकेशन, इफ इंग्लिश एजुकेशन बैचलर होगा, उसको अपडेट करना है। ईमेल एड्रेस का जो डोमेन होगा, अपडेट ईमेल एड्रेस डोमेन एज google.com, like john24@google.com। ओके, सेम कंडीशन आपको रहेगा, सेम कंडीशन आपको यहाँ पे देते हैं। बाय यूजिंग द स्टोर प्रोसीजर, बैचलर के अलावा जिसका पार्शियल कॉलेज है उसका ईमेल एड्रेस आपको yahoo.com, और नेक्स्ट वन है हाई स्कूल पार्शियल कॉलेज, ग्रेजुएट कॉलेज कुछ है, ग्रेजुएट डिग्री। तो यदि आपका एक ग्रेजुएट डिग्री रहेगा तो आपको डोमेन जो ग्रेजुएट उसको आपको fb.com समथिंग अपडेट करना है। और अदर देन इस तीसरा किसी का भी रहेगा तो आपको एक मैसेज प्रिंट करना है कि प्लीज पास द वैल्यू आइदर बैचलर, पार्शियल कॉलेज और ग्रेजुएट कॉलेज। ओके, समझ में आया क्वेश्चन? और उसको अपडेट नहीं करना है। तो फिर यूजर से पास क्यों करा रहे थे? इनपुट पैरामीटर आपको इंग्लिश एजुकेशन रहेगा। यदि यूजर बैचलर पास करता है इनपुट पैरामीटर में, स्टोर प्रोसीजर में, तो जितने भी बैचलर का ईमेल एड्रेस रहेगा वो आपको adventurework.com की जगह google.com अपडेट करना है। समझे? यदि यूजर पार्शियल कॉलेज पास करता है तो आपको adventurework.com की जगह yahoo.com अपडेट करना है। ओके, यदि ग्रेजुएट डिग्री पास करता है तो adventurework.com की जगह आपको fb.com अपडेट करना है। अदर देन तीसरा कोई पास करता है तो आपको कुछ भी अपडेट नहीं करना है और एक मैसेज प्रिंट करना है दैट प्लीज मस्ट पास द वैल्यू ऑन बैचलर, पार्शियल कॉलेज, ग्रेजुएट डिग्री टू अपडेट द वैल्यू। ऐसे कुछ कस्टम प्रिंट मैसेज करना है। ओके, ठीक है। और फिर ये कस्टमाइज जो मैसेज प्रिंट करेंगे ये ऊपर ही लूप के पहले करेंगे? हाँ, पहले करना है। जो भी मैसेज आपको प्रिंट करना है वो पहले करना है। और कोई इनवैलिड वैल्यू पास भी कर रहा है वो भी मैसेज आपको पास करना है कि प्लीज पास दी करेक्ट वैल्यू। लाइक सपोज पास कर दिया ABC या मिडिल स्कूल या लोअर स्कूल, जो वैल्यू टेबल पे अवेलेबल नहीं है, तो इन उसमें भी एक आपको मैसेज प्रिंट करना है। एक क्वेश्चन को आप सॉल्व करो, नहीं कर पाते हो तो मुझे बताओ, मैं बताऊंगा। तो इस टाइप का सिनेरियो क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो बेटर अंडरस्टैंडिंग होगा स्टोर प्रोसीजर का, यस, इफ का, ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट का, आप वेरिएबल का। ओके, यस सर। तो ये ट्राई टू सॉल्व करो। आपको कोई भी क्वेश्चन मतलब कहीं पे कुछ एरर आता है तो आप मैसेज करो, मैं डेफिनेटली आपको बताऊंगा। ओके, बट प्लीज इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर दो, बिकॉज स्टोर प्रोसीजर ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग देखेंगे फंक्शन को भी हम लोग स्टोर प्रोसीजर में कॉल करेंगे। ओके,
यस सर। तो नेक्स्ट सैटरडे को फिर 8 o'clock मिलते हैं। तो अभी फंक्शन ट्रिगर परफॉर्मेंस ट्यूनिंग तो चल रहा है और डायनामिक सीक्वल, ये 3 टॉपिक मेन टॉपिक बचा हुआ है। तो हम लोग कवर करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट वीक में कितना सर कवर तो हो सकता है। वो भी है ना सर, नॉर्मलाइजेशन लॉक्स और चीज़ें। हाँ हाँ, नॉर्मलाइजेशन, डिनॉर्मलाइजेशन, डेटा मॉडलिंग। जी सर, सर ठीक है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीक फिर मिलते हैं 8 o'clock को। श्योर सर। ओके, थैंक यू, बाय। जी सर, थैंक यू। बाय बाय। बाय।